हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 24। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था ओशियंस के बारे में, तो आज थोड़ा सा ओशियंस को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे कर हम लोग चलते चलेंगे और ओशियंस को बहुत शानदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आपका कॉन्टिनेंट आएगा, तो कॉन्टिनेंट को भी आप लोग शानदार तरीके से देखकर चलिएगा। चीजों को थोड़ा सा टेक्निकलिटी मतलब या बोला जाए जो वर्ड इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है, खास कर ज्योग्राफी में एक वर्ड का जो प्रभाव होता है, जिस तरीके से बायोलॉजी में वर्ड होते हैं ना बहुत सारे, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो उन वर्ड्स को जरूर आप लोग ध्यान देकर चलिएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए लेक्चर नंबर 24 में हमारे पास ओशियन में हमने शायद जो है वो 3 ओशियन को कवर कर रखा था। आज हम लोग उसको नेक्स्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए सबसे पहले आगे कि ओशियंस इज द बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। हमने कल भी पढ़ा था भाई कि ओशियन जो है वो क्या है, एक सॉल्ट वाटर का जो है वो बॉडी देखने को मिलेगा जो कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 70.8%। जो कितना कवर करता है 70.8%, मतलब लगभग अप्रॉक्स जो बोला जाए तो वो 71% जो कवर करता है। कितना 71% जो है वो वाटर से कवर है भाई हमारा एक तरीके से। आगे आते हैं, जो द ओशन इज कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू अ लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। और इसमें हमने पैसिफिक ओशन पढ़ा था, हमने अटलांटिक ओशन पढ़ा था, हमने इंडियन ओशन पढ़ा था। आज हम लोग अंटार्कटिक या फिर सदर्न ओशन पढ़ेंगे और फिर आर्टिक ओशन पढ़कर चलेंगे। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक ऐसा ओशन जो कि किसी देश के नाम पर है, तो वो कौन सा है भाई, आप याद रखना कि वो इंडियन ओशियन है। ठीक है, इंडियन ओशियन एक तरीके से जो है हमारे देश के नाम पर रखा गया है। और आपने देखा कि ये एक यंगेस्ट बोला जाता है कि यंगेस्ट एक ओशियन में से एक है जो एक तरीके से हाल फिलहाल में ही पाया गया। हाल फिलहाल मतलब कुछ हजार साल पहले ही एक तरीके से एग्जिस्टेंस में आया है। तो हमने यहाँ तक तो डिस्कस करा था, अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे। और सबसे पहले हम लोग का आएगा द सदर्न ओशन। सदर्न ओशन देखने को मिलेगा साउथ की तरफ है भाई पूरे वर्ल्ड के मैप को अगर देखा जाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो द सदर्न ओशन ऑल्सो नोन एज अंटार्कटिक ओशन, उसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक। तो सदर्न ओशन का दूसरा नाम याद रखिएगा अंटार्कटिक ओशन है। ठीक है, अंटार्कटिक ओशन, तो बस ये बात जरूर याद रखिएगा। कंप्राइजेस ऑफ द सदर्न मोस्ट वाटर, जितना भी सदर्न मोस्ट वाटर है, ये साउथ में जितने भी वाटर्स हैं, मतलब जो वर्ल्ड के साउथ सदर्न मोस्ट में, वहां पर एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा ये उपस्थित है। ऑफ द वर्ल्ड ओशन जनरली टेकन टू द साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और इसको 60 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड में देखने को मिलेगा इन सर्कलिंग अंटार्कटिका। तो अगर देखो यहाँ पर जैसे कि आपको फिगर पर दिख रहा है, यहाँ पर मैंने डिनोट करा है कि ये अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका, और यहाँ पर देखने को मिलेगा ये पूरा सदर्न ओशियन का पार्ट है। तो अंटार्कटिका या सदर्न ओशियन है, इसीलिए इनको अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर अटलांटिक ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है। तो आपको ये सब सारी चीजें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ओशियन जो है वो मिसिंग लग रहा है आपको। कौन कौन, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। एक और जो ओशियन है उसका आप नाम बता सकते हैं, आप देख सकते हैं कहाँ पर है, मैंने बता रखा है आपको। बस यहाँ पर चीजें थोड़ी सी आपको सरल रखनी है। आगे अगर देखा जाए तो बस सबसे पहले तो यही बात याद रखोगे, 60 डिग्री साउथ में एक तरीके से ये सिचुएटेड है। ऊपर से देखा जाए इसका साइज जो है वो आपको कितना स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 19 लाख 60,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसका जो है वो साइज है। इट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट ऑफ द 5 प्रिंसिपल ओशियानिक डिवीजन। अगर देखा जाए सेकंड स्मॉलेस्ट है, स्मॉलर देन किससे है भाई, पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन ओशन है, एंड लार्जर देन आर्टिक, मतलब आर्टिक ओशन से ज्यादा बड़ा है, मतलब आर्टिक सबसे छोटा है। ठीक है, आर्टिक सबसे छोटा, आर्टिक ओशन सबसे छोटा है। ठीक है, आर्टिक ओशन से उसके पहले क्या है, कौन सा है, सेकंड जो स्मॉलेस्ट है वो आपको अंटार्कटिक देखने को मिलेगा। ठीक है, अंटार्कटिक, जो कि आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि एक तरीके से कैसे चीजें काम करती हैं। क्लियर, अब यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर भी देखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, आगे अगर देखा जाए आर्टिक ओशन, जो सबसे लास्ट ओशन है वो हमारा क्या है भाई, आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन के बारे में समझना है। आर्टिक ओशन जो है कि स्मॉलेस्ट ओशियन एंड शैलोवेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 5 ओशियानिक डिवीजन।
सबसे एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा स्मॉलेस्ट एंड सैलोवेस्ट जो है सैलो का शेप का है, यहाँ पर देखने को मिलेगा आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है वो आपको आर्टिक ओशन का देखने को मिलता है, इधर नॉर्थ पोल की तरफ जो देखने को मिलेगा। ठीक है, इट्स एरिया अप्रोक्सीमेटली 1,40,60,000। ठीक है, 1,40,60,000 जो स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब ये भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, छोटा तो नहीं है, लेकिन उन सब के मामले में ये एक तरीके से छोटा बच्चा है। ठीक है, एंड इज द कोल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन। और सबसे ज्यादा कोल्ड जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आर्टिक ओशन में। आर्टिक ओशन में देखने को मिलेगा। आर्टिक ओशन में सबसे ज्यादा कोल्ड देखने को मिलेगा। द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO जो एक तरीके से ओशन वगैरह को स्टडी करता है या चीजों को देखकर चलता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज इट इज एन ओशन ऑल्दो सम ओशियनग्राफर जो ओशंस के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है, कॉल इट द आर्टिक मेडिटेरियन सी एंड नॉर्थ पोलर सी। कुछ जो लोग हैं वो इसका दूसरा नाम भी रखते हैं आर्टिक मेडिटेरियन सी, या फिर इसको बोल दो नॉर्थ जो है पोलर सी। तो अगर कहीं भी ये सब सारे नाम आ गए तो आप लोगों को ये याद रखना है कि भाई ये क्या है, कोई अलग नहीं है, वो एक तरीके से आर्टिक ओशन का ही पार्ट या उसी को ही एक डिनोशन किया जा रहा है। तो समझना कि IHO मतलब जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक जो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिकॉग्नाइज करा ओशन को, ठीक है, और एक तरीके से इसको एज ए ओशन रिकॉग्नाइज किया गया, इसको आर्टिक ओशन को। और कुछ लोग जो है वो आर्टिक मेडिटेरियन सी बोलते हैं या कुछ नॉर्थ पोलर सी भी बोलता है। क्या बोलते हैं भाई? नॉर्थ, देख रहे हो नॉर्थ, तो यहाँ पर नॉर्थ पोलर सी के रूप में नॉर्थ पोलर सी के नाम से भी आप जान सकते हैं। ठीक है, समझ गया? ठीक है, इट हैज आल्सो बीन डिस्क्राइब्ड एज अ स्टैचुरी, ठीक है, स्टैचुरी ये बोलते हैं या स्टैचुरी ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का एक तरीके से ये क्या है? स्टैचुरी, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि कैन बी अ सेम लाइक अ पार्ट। इट इज आल्सो सीन इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑल इनकम्पासिंग वर्ल्ड ओशन। और हर नदर्न मोस्ट पार्ट में इसका जो छाप है आर्टिक ओशन का वो देखने को मिलता है। अब चूंकि IHO ने जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, इसीलिए वर्ल्ड के लेवल पर हम लोग इसको आर्टिक ओशन भी बोलकर चलते हैं। ठीक है, तो ये जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये जरूर याद रखिएगा ये स्मॉलेस्ट और सैलोवेस्ट है भाई ओशन और 5 ओशन में से। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया भाई? चलो ठीक है, तो भाई आप लोग सही तरीके से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये बताओ पहले। अगर पढ़ाई हो रही है सही से तो बहुत अच्छी बात है, तो एक तरीके से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो ओशंस में बहुत सारी टर्म्स होते हैं, जो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, और टर्म्स को याद रखना और टर्म्स को एक रिलेट करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग डायग्राम के थ्रू जो है उनके टर्म्स को भी देखेंगे और साथ ही साथ समझने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग भी आराम से चलते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले आया रिलीफ ऑफ द ओशियानिक बेसिक कॉन्टिनेंटल शेल्फ। पता क्या बोला भाई? बेसिन कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखो। अ शैलो सबमर्ज एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्या बोला गया? शानदार तरीके से समझना। अ शैलो मतलब पूरी तरीके से नहीं, अ शैलो सबमर्ज्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। मान लो कि ये कॉन्टिनेंट का लैंड है भाई, कॉन्टिनेंट का लैंड है, इसमें से कुछ जो लैंड है, ये वाला जो पर्टिकुलर एक मान लो ये नीचे भी लैंड था, ये लैंड सबमर्ज हो गया किसके वजह से? ओशियन की वजह से। ठीक है, ओशियन की वजह से। तो यहाँ बोला गया अ शैलो सबमर्ज एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसको पहले मैं डायग्राम में दिखाता हूँ तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको डायग्राम में ये देखना। ठीक है, ये समझ में आएगा। कहाँ गया? हाँ, ये वाला देख रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये एक तरीके से जमीन है भाई। अब जमीन अगर यहाँ था, अब ये थोड़ा सा डूबा हुआ है, ये जमीन ये यहाँ पर एक तरीके से ये समंदर में डूब गया। मान लो कि ये पूरा सी था भाई। ठीक है, अब सी ने क्या करा, इतना जमीन या इतना पार्ट को एक तरीके से क्या कर लिया कि अपने अंदर ले लिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बस ये याद रखना है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये जो होता है वो क्या होता है? कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है। ये क्या बोलेंगे इसको? कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं।
जो आगे चलकर स्लोप का। यहाँ ब्रेक मतलब क्या, इसका जो एक लाइन है वो ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ सीधे जा रहा था, तो अगर ऐसे जाता तो ठीक है, ये सब पूरा कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो जाता, लेकिन ये नीचे आ गया तो यहाँ पर सेल्फ ब्रेक हो गया। ठीक है, सेल्फ ब्रेक ये देखने को मिलता है, लैंड है यहाँ पर, ये सब लैंड है। उसके बाद आपको सबसे जो समंदर के सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंच। तो ये भी याद रखना है, ट्रेंच है। उसके बाद अगर देखो कुछ सबमेरीन जो रिज होता है, कुछ जो होता है ना, कुछ डूबा हुआ जो रहता है पानी में, तो उसको हम लोग एक तरीके से इसको गायोट बोलते हैं। ठीक है, और जो सबसे यहाँ पर एक ब्रिज के रूप में बनाया रहता है, ठीक है, मतलब अगर पानी की वजह से या लैंड की वजह से ब्रिज बना हुआ है, तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि सबमरीन, कि वो डूबा हुआ है। ठीक है, सबमरीन रिज है। उसके बाद डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन ये प्लेन है, ये डीप सी प्लेन, ये सबसे डीप है, ये डीप सी प्लेन जो समंदर के नीचे जो जमीन है वो एक तरीके से प्लेन है। अगर बहुत डीप गया हुआ नीचे तो वो ट्रेंच हो गया। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा ऊपर आ गया तो सी माउंट हो गया, फॉर्मिंग आइलैंड, एक आइलैंड बना दिया। आइलैंड की इधर इधर सारे जगह जमीन है और इधर एक तरीके से यहाँ पर पानी देखने को मिलेगा। आइलैंड बोलते हैं ना, बीच में जो है आप रह रहे हैं और पूरे चारों तरफ क्या है आपको वाटर एक तरीके से, तो यहाँ पर आइलैंड बन गया। आप देखो गयोट बोलते हैं, गयोट कब, जब ये ऊपर वाला पार्ट, जब नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट जब बहुत नीचे, जब ये बहुत ऊपर चल जाए तो उसको गयोट बोलते हैं। ठीक है, या गुआट बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीफ ऑफ ओशन बेसिन से रिलेटेड, कि ओशन का जो बेसिन होता है, जो ओशन रहता है उसके नीचे वाले पार्ट को किस तरीके से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ भाई, थोड़ा सा पहले पीछे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या बोला, अ शैलो सबमर्ज्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का कुछ जो लैंड है वो अगर सबमर्ज हो गया है कॉन्टिनेंट का, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक्सटेंड टू अ डेप्थ ऑफ 100 फैटोम्स, क्या बोलते हैं उसका, कितना डेप्थ, मतलब मान लो ये ओशियन है, ठीक है, ओशियन है, उसको कितने डेप्थ को, मान लो कि इतना ही डेप्थ है, इसके बाद यहाँ पर जमीन आ गया। ठीक है, उसके बाद इतने डेप्थ को ही हम लोग, कितने डेप्थ को आपको देखना होगा, 100 फैटोम। आप 100 फैटोम मतलब एक फैटोम होता है 18 मीटर का, तो अगर 100 इंटू 18 मीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपको, 1800 मीटर। 1800 मीटर मतलब 1.8 किलोमीटर। तो 1.8 किलोमीटर के डेप्थ को अगर हम लोग बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है भाई, हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये भी याद रखना है इंपॉर्टेंट, 100 फैटोम्स। एवरेज जो विड्थ रहता है, एवरेज जो चौड़ाई रहता है वो आपको 70 किलोमीटर देखने को मिलता है। इसका लगभग चौड़ाई जो है 17, अभी हम लोग देखेंगे चौड़ाई का मतलब कि इसका जो चौड़ाई रहता है वो आपको 70 किलोमीटर तक। ठीक है, एवरेज स्लोप इज अबाउट 1 डिग्री, इसका स्लोप 1 डिग्री पर रहेगा, ज्यादा स्लोप ही नहीं रहता, 1 डिग्री पर रहता है, थोड़ा सा स्लोप रहता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो कवर करता है 8.6% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ओशियंस का अगर बोला जाए तो टोटल 8.6% जो एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा, क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इट एक्सटेंड्स ओवर, इसको एक्सटेंड जो होता है वो 13.3 तक हो सकता है ऑफ द अटलांटिक ओशन में 5.7% ऑफ पैसिफिक ओशन एंड 4.2% ऑफ इंडियन ओशन। तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, अलग अलग ओशंस के इस तरीके के कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलते हैं। इफ माउंटेन एक्सटेंड्स अलोंग द कोस्ट, अगर माउंटेन एक्सटेंड कर रहे हैं अलोंग द शेल्फ, द शेल्फ विल बी नैरोवर, तो वहां शेल्फ क्या होगा, नैरोवर। अगर जो जहां पर समंदर है, समंदर के आसपास आपको पहाड़ देखने को मिलेगा, तो वहां पर जो उसका शेल्फ देखने को मिलेगा वो आपको नैरो देखने को मिलेगा, पतला देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा मोटा, बहुत ज्यादा उसकी चौड़ाई नहीं देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये बात है, क्यों पहाड़ की वजह से। आगे देखो, अबाउट 20% ऑफ ऑयल, देख रहे हो, अबाउट 20% ऑफ ऑयल गैस आर फाउंड हियर। और जो आपको देखने को मिलेगा 20% ऑफ जो ऑयल होता है या गैस होते हैं वो एक तरीके से आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वो भी डीप होता है, लेकिन जो है वहां पर नेचुरल रिसोर्स जो ऑयल और गैसेस है वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड। और अगर सबसे ज्यादा जो मछलियां हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में देखने को मिलेंगे। तो हमें बेसिक चीजें समझ में आ गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो अभी मैंने बताया, तो इस वाली जगह पर देख रहे हो,
इस वाले जगह में आपको देखने को मिलेगा जहां कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, मतलब थोड़ा बहुत इस वाले रीजन तक यहाँ तक ले लो। ये सब सारे रीजन में, मतलब ऊपर नहीं जाना है, नीचे, क्योंकि मछली तो ऊपर तो रह गई ठीक है, नीचे नहीं। तो यहाँ पर फिशिंग भी बहुत रिचेस्ट होता है भाई, फिशिंग भी, ठीक है, SHING, फिशिंग भी, और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस भी आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा इस वाली जगह पर, ठीक है। और अगर ये माउंटेनियस रीजन है तो यहाँ पर इसको नैरोवर भी रहेगा, ये ज्यादा नैरो रहेगा, तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं। तो पहले कॉन्टिनेंटल सेल्फ ब्रेक, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल राइज, देखो कॉन्टिनेंटल स्लोप आ गया ऐसे करके, फिर यहाँ से राइज कर गया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रेंच बना लिया, मतलब जितना भी डीप चले जाओ, उसके बाद फिर ऐसे करके यहाँ पर ये डीप सी प्लेन बोलते हैं। ये डीप सी, जो सी का जो सबसे निचला वाला भाग होता है, ट्रेंच, आगे मैंने बताया भी था, जैसे मरीना ट्रेंच आपको कहाँ देखने को मिलता है भाई, बताइए, मैंने बताया था सबसे डीपेस्ट पॉइंट है किसका, आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कल वाली क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज भी करके चलिए, अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, तब अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। आगे देखो, तो ये सब चीजें हैं जो कि हमको समझ के चलना है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या है भाई कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और शानदार तरीके से समझ में आ गया आपको। क्लियर, आगे देखो क्या है नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल स्लोप। अभी हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखा, अब कॉन्टिनेंटल स्लोप जैसे कि मैंने बताया कि ये एक्सटेंड्स अ सीवर्ड फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जो है वो एक तरीके से आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है। क्या, कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, जैसे कि अभी मैंने फिगर में भी बताया आपको भाई, कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्लियर, अगर देखा जाए इसका डेप्थ जो रहता है वो 200 टू 2000 मीटर रहता है, मतलब 2 किलोमीटर तक रहता है, आपको देखने को मिलेगा इसका डेप्थ, ठीक है, अप टू 2 किलोमीटर। आगे देखने को मिलेगा कि एवरेज स्लोप जो होता है इसको 2 से 5 डिग्री। और अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बात किया जाए, कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है वो एक तरीके से कितना डिग्री है भाई, 1 डिग्री है, ठीक है। तो याद रखना ये 1 डिग्री उसका, आपको 1 डिग्री सेल्सियस नहीं है भाई, 1 डिग्री जो है वो आपको इसका स्लोप, 1 डिग्री स्लोप देखने को मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना। एवरेज जो स्लोप है इसका 2 से 5 डिग्री रहता है, ठीक है। द बाउंड्री बिटवीन द सेल्फ एंड द स्लोप इज नोन एज ए सेल्फ ब्रेक, है ना। मैंने क्या बताया कि जो सेल्फ और स्लोप, कॉन्टिनेंटल सेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच में जो बाउंड्री रहता है, उस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से सेल्फ ब्रेक बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि सेल्फ ब्रेक बोलते हैं, यहाँ से कॉन्टिनेंटल था, कॉन्टिनेंटल यहाँ से ब्रेक, जहाँ से ब्रेक ले रहा है, मतलब ये वाला, तो ये वाला आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका लैंड हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका ये नरोवर जो शेप आ रहा है, ये जो ओशियन है यहाँ पर, तो ओशियन हो गया, तो ये वाला जो जगह हो गया वो आपका तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो है क्या हो गया, सेल्फ ब्रेक हो गया, ठीक है, सेल्फ ब्रेक हो गया, सेल्फ ब्रेक। और जो ये हो जाएगा वो आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप हो जाएगा, ठीक है। और सबसे नीचे वाला पार्ट जाएगा, फिर उसके बाद आपको वो देखने को मिलेगा क्या, ट्रेंच। यहाँ बोला गया कि सेल्फ ब्रेक होता है उसको, विच इज अ सीवर्ड एज, जो कि एज देखने को मिलता है विथ अब्रप्ट ड्रॉप, एक ड्रॉप के जैसा देखने को मिलेगा। दे कवर्स अराउंड 8.5% ऑफ द टोटल ओशियन एरिया, और ओशियन एरिया का टोटल 8.5% वो कवर करता है, कौन सा, एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है। अब आगे देखो भाई, नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल राइज आगे बढ़ रहा है ना, कॉन्टिनेंटल राइज अभी मैंने दिखाया भाई आपको, देखो कॉन्टिनेंटल राइज कहाँ है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल राइज देखो यहाँ से जैसे आया कॉन्टिनेंटल शेल्फ आया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आने के बाद यहाँ पर राइज कर गया ना ये वाला, तो पहले सबसे पहले याद करना कि ये आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद जो है कॉन्टिनेंटल स्लोप, इन दोनों के बीच में जो ब्रेक आता है उसको हम लोग सेल्फ ब्रेक बोलते हैं, जहाँ से वो अलग होता है, बाउंड्री जो रहता है इन दोनों का जो बाउंड्री होता है, ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज आता है, कॉन्टिनेंटल राइज देखो अभी, कॉन्टिनेंटल राइज क्या होता है, कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है, कॉन्टिनेंटल राइज क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज इज एन एरिया एट द फुट ऑफ द स्लोप, स्लोप के फुट पर, जैसे एक बार स्लोप बना उसके
फुट पर जो एक तरीके से स्लाइटली राइजिंग, कुछ थोड़ा सा राइज कर रहा है, राइजिंग ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द डेब्रिस ट्रांसपोर्टेड ओवर द स्लोप। डेब्रिस मतलब कुछ कूड़ा करकट या फिर उसका जो मलबा वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से वो समतल हो जाता है। जिसके जैसे देखते हो कोई पानी है, पानी में अगर ऐसे पहाड़ अब धीरे धीरे करके टूट रहा है तो वो धीरे धीरे करके ऐसे होता जाएगा, ऐसे मतलब अगर ऐसे रहेगा तो उसको ऐसे करके स्लोप बनता जाएगा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि डेब्रिस जो ट्रांसपोर्ट होता है ओवर द स्लोप, तो उसकी वजह से एक समतल जगह जो होता है धीरे धीरे करके राइज होना शुरू होता है। एवरेज स्लोप जो रहता है इसका 0.5 से 1 डिग्री रहता है। तो अगर स्लोप देखा जाए 0.5 से 1 डिग्री तक इसका स्लोप देखने को मिलता है। ऑयल डिपॉजिटेड अकाशिया, ऑयल सो डिपॉजिट्स अकाशिया, यहाँ पर ऑयल वगैरह का डिपॉजिट्स बहुत शानदार तरीके से देखने को मिलता है। तो एक तरीके से चीजें जो है आपको शानदार तरीके से समझ में आ जाएंगी। व्हाट डू मीन बाय द कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है डीप्स और ट्रेंच। ट्रेंच मैंने अभी बताया आपको, ट्रेंच कौन वाला पार्ट है, एक बार फिर से मैं डायग्राम दिखा देता हूँ क्योंकि हाथ में डायग्राम इतना बड़ा लगाना ठीक नहीं था। ट्रेंच जैसा कि आपको देखने को मिलता है, तो ट्रेंच आपका ये वाला पार्ट है ना, जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट, जो डीपेस्ट पॉइंट होता है ओशियन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं, सबसे डीपेस्ट। एक है डीप सी प्लेन अभी आगे आएंगे। तो डीप सी प्लेन जो एक प्लेन एरिया को बोलते हैं, जो उसके बाद ये राइज करके यहाँ तक जाता है, तो इसको हम लोग ट्रेंच बोल रहे हैं, जो कि एक तरीके से सबसे डीपेस्ट है ओशियन का, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे अगर देखा जाए तो हमारा क्या था, कॉन्टिनेंटल राइज हो गया। अब आते हैं डीप या फिर ट्रेंच। अब डीप या फिर ट्रेंच को देखो थोड़ा सा क्या, a trench are a narrow and steep side of depression सबसे निचला भाग, and a trench are formed when one of the plate of the earth crust is subducted below the other। कि अगर एक जो प्लेट है वो दूसरे प्लेट में एक तरीके से ओशियानिक प्लेट्स दब गया हो, जिसकी वजह से वो एक खोखला बन जाता है, ठीक है। एंड मरीना ट्रेंच अभी बताया था मैंने, फिर से बता रहा हूँ, मरीना ट्रेंच चैलेंजर जो डीप बोलते हैं, is the deepest point of the world situated in the northwest Pacific Ocean। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरीना ट्रेंच, जिसको हम लोग चैलेंजर डीप भी बोलते हैं, वो आपको पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलेगा, और ये डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड है जो कि कोई भी समंदर में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ पर है भाई, नियर फिलीपींस। कहाँ पर, नियर फिलीपींस, फिलीपींस के जो है नजदीक आपको देखने को मिलता है, ठीक है, फिलीपींस सी भी बोलते हैं। इट इज मोर देन, देखो कि मोर देन कितना, 11 किलोमीटर जो डीप है। अब सोचो 11 किलोमीटर ओशियन यहाँ पर है, ओशियन का मतलब मान लो कि लैंड यहाँ पर, यहाँ से ओशियन शुरू हुआ, इसके जो जमीन सबसे नीचे वाला पार्ट है वो 11 किलोमीटर तक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रेंच बोल रहे हैं। वो कौन सा ट्रेंच है, मरीना ट्रेंच, याद रखना, मरीना ट्रेंच, मरीना ट्रेंच, मरीना ट्रेंच बोलते हैं, जो कि पैसिफिक, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो कि समझ के भी चलना है। तो आई होप सो आपको ट्रेंच के बारे में समझ में आ गया होगा, और ट्रेंच में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे अगर देखा जाए, नेक्स्ट देखो क्या है भाई, आगे अगर देखने को मिलेगा ओशियानिक रिज। व्हाट डू मीन बाय ओशियानिक रिज, ओशियानिक रिज का मतलब क्या होता है, ओशियानिक रिज आर फॉर्म्ड बाय द वोल्केनिक एक्टिविटी। याद करना, जो रिज होते हैं ओशियानिक रिज, तो ओशियानिक, जैसे मैंने बोला था ना भाई बायोलॉजी में जैसे वर्ड होता है, तो वैसे यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप थोड़ा सा ज्योग्राफी को बहुत सीरियस ले रहे हैं तो। और मजा भी आता है ज्योग्राफी पढ़ने में कि ये सब नई नई चीजें जो है वो एक तरीके से हमें जानने को मिलती हैं। तो ओशियानिक रिज आर फाउंड इन द वोल्केनिक एक्टिविटी। क्या फाउंड बाय द, किसकी वजह से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है। वोल्केनिक इरप्शन की वजह से एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा कि ओशियानिक रिज बनता हुआ along the divergent boundary of the plate। जहां पर प्लेट्स जो होते हैं, जो सी प्लेट्स होते हैं वो डाइवर्जेंट, जैसे मान लो कि ये प्लेट्स है भाई, ये प्लेट्स है, अब ये प्लेट्स हैं, ये डाइवर्ज कर रहा है, मतलब एक तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ क्यों हुआ भाई ऐसा, क्योंकि यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, मैग्मा जो है वो एक तरीके से निकला, मैग्मा निकला, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है कन्वेक्शन करंट, यहाँ भी कन्वेक्शन करंट, जिसकी वजह से दोनों टकराए, और यहाँ से मैग्मा मतलब यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। अब वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से प्लेट इधर से उधर हो गया, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, मिड ओशियानिक रिज है।
मिड मतलब ओशियन के बीच में एक रिज बन गया, ठीक है। इट इज 1000 किलोमीटर लॉन्ग एंड 100 किलोमीटर वाइड, 1000 किलोमीटर लॉन्ग हो सकता है और 100 किलोमीटर वाइड हो सकता है। माउंटेन रेंजेस ऑन द ओशियानिक फ्लोर, ओशियानिक फ्लोर के माउंटेन रेंजेस पर, ठीक है। आगे आ जाए, देयर समिट में राइज अबव द जो सी लेवल, उनका जो समिट है, मान लो कि यहाँ से मैग्मा निकला, अब यहाँ एक पहाड़ को समंदर या बीच में इधर इधर समंदर है ये, ठीक है। तो चीजें बहुत अलग हो सकती हैं, बहुत दुर्लभ भी हो सकती हैं, ठीक है। और एक तरीके से सी लेवल इन द फॉर्म ऑफ आइलैंड, और आइलैंड के फॉर्म में एक तरीके से हो जाता है। आइलैंड के फॉर्म मतलब एक जमीन बन जाएगा भाई, और चारों तरफ पानी पानी है, ठीक है। तो पानी पानी हो गए, वो बात हो जाएगा। यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एजूरिस आइलैंड ऑफ आइलैंड, ठीक है। एजूरिस आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, या फिर बोला जाए जो आइसलैंड में पाया जाता है, क्या आइसलैंड में, वो ओशियनिक रिज जो है बना, उसकी वजह से एक जो है वहां पर आइलैंड फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। ओशियनिक रिज मैंने यहाँ पर डिनोट किया है क्या, एक बार देख लेते हैं फटाक से। ओशियानिक रिज, हम लोग ये बोल सकते हैं माउंट, जो सी माउंट है, ओशियानिक रिज तो मैंने यहाँ पे दिया नहीं, सब मेरीन रिज है, ठीक है, ग्योर्ट है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया भाई, ओशियानिक रिज समझ में आया। ओशियानिक रिज का सबसे प्रॉपर एग्जांपल कौन है, एजोरस आइलैंड ऑफ एक तरीके से आपको आइसलैंड। तो ये बात है जो कि समझ के चलना है, क्लियर। आगे देखो भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी माउंटेन गोट्स। अभी पता है सी माउंट जो थोड़ा सा एक माउंट का रूप ले लेता है भाई, जब एक तरीके से पानी के ऊपर या फिर समंदर के ऊपर या लैंड के ऊपर जहाँ पर सी है, अ रिज राइज मोर देन 1000 मीटर एबव, ठीक है। अगर बोले कोई रिज है जो राइज कर गया मोर देन 1000 मीटर अबव द सी ओशियन फ्लोर, जो ओशियन फ्लोर से एक मतलब लगभग 1 किलोमीटर तक ऊपर आ गया है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सी माउंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सी माउंट। ओशियन से क्या 100 मतलब ये वाला जो होना चाहिए वो 1000 मीटर मतलब क्या 1 किलोमीटर तक आ गया। फ्लैट टॉप रहता है इसका, फ्लैट टॉप, फ्लैट मतलब ये पूरा एक तरीके से ऐसे फ्लैट टॉप रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि पूरा ये पूरा फ्लैट टॉप टाइप में रहेगा, ठीक है। सी माउंट्स आर कॉल्ड गोअर्ट्स। अगर यहाँ पर देखा जाए फ्लैट टॉप्स देखेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, गोअर्ट्स बोलेंगे। फिर से ले जाते हैं भाई थोड़ा सा वहां पर, ठीक है। देखो सी गोअर्ट किसको बोल रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला यहाँ से नीचे गया, ये ऊपर गया, ऊपर यहाँ पर जो सबसे ये ऊपर वाला सी गोअर्ट बोलते हैं इसको, समझ में आ रहा है। ये वाला पार्ट जो है गोअर्ट बोल रहे हैं, तो ये भी बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। बोथ ऑफ देम फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक, अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि रिज जो होता है वो भी एक तरीके से वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से, तो जितने भी सारे रिज होते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी है। यहाँ पर गोअर्ट जो होता है या फिर आपको देखने को मिलेगा सी माउंट जो होगा वो भी एक तरीके से किसका पार्ट होगा भाई, आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी का। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सी माउंट एंड गोअर्ट्स आर फाउंड इन द पैसिफिक ओशन, सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, पैसिफिक ओशन में। तो पैसिफिक ओशन में बहुत फ्रिक्वेंटली जो है वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है नीचे प्लेट की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पर चीजें जो है अलग देखने को मिलती हैं, ठीक है। समझ में आ गया, चलो भाई यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे देखो क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो क्या है पूरा, सबमरीन कैनाइन्स क्या होता है, सबमरीन जो कैनाइन्स वो क्या होता है। तो सबमरीन कैनाइन्स आर अ डीप gorge of the ocean floor and are restricted to the continental shelf slope and rises। क्या है भाई कि एक तरीके से जो सबमरीन कैनाइन्स होते हैं आर अ डीप जॉर्ज, एक जॉर्ज का एक डीप पार्ट होता है ऑन द ओशियन फ्लोर, ओशियन के फ्लोर में, ठीक है। एंड आर रेस्ट्रिक्टेड टू कॉन्टिनेंटल सेल्फ, और जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है उसमें रेस्ट्रिक्टेड रहता है, मतलब ज्यादा फैलता नहीं है। क्या होता है, ज्यादा फैलता नहीं। अगर इसको पूरा डायग्राम को सही से देखा जाए, मेनी सबमरीन कैनाल्स फाउंड अलोंग द माउथ्स ऑफ द मेजर रिवर्स, बहुत सारे जो आपको देखने को मिलेंगे जो सबमरीन कैनाल्स है वो फाउंड होते हैं माउथ ऑफ द मेजर रिवर, जैसे कि हडसन कैनाल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हडसन कैनाल। यहाँ देखो, यहाँ पर शानदार तरीके से, यहाँ देखो, यहाँ पहाड़ है भाई,
पहाड़ पहाड़ वगैरह, ग्लेशियर वगैरह, पानी पिघला, यहाँ पर शोर लाइन, यहाँ से समंदर जो है बनना शुरू हुआ। समंदर के बाद ये गहरा होता गया, गहरा होता गया। अब गहरा होने के बाद यहाँ पर देख रहे हो एक ऐसा चीज बन गया है, और यहाँ से एक तरीके से एक अलग जो है वो मतलब रिवर निकल गया। देख रहे हो यहाँ पर एक गड्ढा ऐसा हो गया, एक गड्ढा ऐसा हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग सबमरीन, मतलब क्या, डूब गया, मतलब वो चीज अंदर धंस गई है और एक रिवर के जैसा जो है वो रूप ले लिया है। तो इसको हम लोग जैसे शोर लाइन है, ये समंदर का जो शोर लाइन है, जहाँ समंदर है भाई, इस तरीके से यहाँ से पानी आ रहा है, ये कोस्टल प्लेन हो गया, ये माउंटेन्स हो गया। यहाँ पर हम लोग इस वाले पार्ट को जो बोल रहे हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं ना, जो कुछ चौड़ा वाला पार्ट है। अगर इसको फ्लैट के हिसाब से देख रहे हैं तो मतलब मान लो कि ये पूरा जमीन है, यहाँ पर एक तरीके से समंदर है। फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये देख रहे हो ऐसे करके स्लोप बन रहा है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। फिर ये कॉन्टिनेंटल राइज हो गया, यहाँ से कॉन्टिनेंटल थोड़ा सा राइज हो गया। उसके बाद यहाँ पर एब्सेंट प्लेन, जहाँ पर एक्चुअल में पूरा और डीप जो समंदर जाता है, लेकिन यहाँ से एक तरीके से रिवर के रूप में अगर ले ले तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सबमरीन कैनाल। तो बस याद रखना कि जो शोर लाइन है, शोर लाइन के बाद जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, वहां से अगर वो एक अपना रास्ता बना ले खुद का, ठीक है, और वो एक रिवर का रूप ले ले, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि हडसन कैनाल एक मेजर रिवर के रूप में जो है वो माउथ के रूप में काम करता है उसका, कि वहां से एक तरीके से निकला हुआ है। ठीक है, तो ये बात समझ के चलना है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब देखो व्हाट डू मीन बाय कोरल रीफ। कोरल रीफ, अब आपने देखा होगा कि समंदर में बहुत सारे, समंदर के नीचे जो है जो जमीन होता है, समंदर के नीचे जो जमीन, उसमें बहुत सारे जो चीजें हैं वो एक तरीके से पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? बहुत सारी चीजें जो पाई जाती हैं। अब बहुत सारी चीजें जो पाई जाती हैं वो आपको देखने को मिलेगा, क्या है भाई, रीफ, समंदर के नीचे। अब वो कौन कौन कितने कितने तरीके के रीफ्स होते हैं उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरली अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, शेप एंड द मोड ऑफ अकरेंस, द कोरल रीफ आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अभी हम लोग देखेंगे एक एक कर सारे कोरल रीफ को। तो बस सबसे कोरल रीफ मतलब क्या होता है? कोरल रीफ्स आर फाउंड ड्यू टू द एक्यूमुलेशंस एंड कंपैक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ लाइन सेक्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स नोन एज अ कोरल पॉलीप्स। तो याद रखना, जो कोरल रीफ जो होता है फॉर्म होता है किसकी वजह से? एक्यूमुलेशन ऑफ एंड कंपैक्शन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन होता है लाइम का, जो कि जो स्क्रेचिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं कोरल पॉलीप्स, उनकी वजह से जो है एक कोरल जो इसकी वजह से ही, मतलब अगर बोला जाए ओशियन का पानी आपको साफ देखने को मिलता है इतना, क्योंकि ये एक तरीके से गंदगी वगैरह सोख लेता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वाटर को भी प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना है। तो उसको हम लोग कोरल्स आर फाउंड मेनली इन द ट्रॉपिकल ओशियन। कोरल्स जो है जनरली आपको ट्रॉपिकल ओशियंस में देखने को मिलेंगे एंड सीज में देखने को मिलेंगे, बिकॉज दे रिक्वायर्स हाई मीन एनुअल टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। अगर कोरल रीफ को अगर समंदर के नीचे जिंदा रहना है तो वहां पर एक तरीके से इनहेबिटेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे मछली के, बहुत सारे वो सब बहुत अलग अलग तरीके के मछली पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए जनरली आपको 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है वो एक तरीके से टेम्परेचर होना चाहिए, इसीलिए ट्रॉपिकल ओशियंस या फिर सीज में ज्यादातर कोरल रीफ्स जो है वो पाए जाते हैं। तो ये भी बात समझ के चलना है जो कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं। कोरल्स डू नॉट लिव इन द डीपर वाटर ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशिएंट सनलाइट एंड द ओशन। बहुत ज्यादा डीप जो वाटर होगा वहां पर एक तरीके से नहीं पाया जाएगा। ये थोड़ा सा जो जहाँ कम डीप होगा वहां पर, जैसे हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोल लेते हैं, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो चीजें नजर आ सकती हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस, तो अगर यहाँ देखना कि इसीलिए देखना कि ये ज्यादातर ट्रॉपिकल ओशन या सीज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोरल रीफ आपको पता है, जिनको देखते हो ना कभी कभी स्विमिंग वगैरह, अगर आप वैसे जगह पर चले जाओ अंडमान निकोबार में, अभी दिखाऊंगा कि अंडमान निकोबार वगैरह में चले जाओ, तो अगर डीप करोगे सी मतलब समंदर में डाइव करोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीचे समंदर में। अगर आप जाओगे, मैं तो गया नहीं, लेकिन मेरे जाने का बहुत एक तरीका से इच्छा है वहां पर, जहाँ पर एक तरीके से चीजें जो है बहुत शानदार तरीके से सही हो गया है। ठीक है, तो ये बात समझ के चलना है जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे आ जाए भाई, आगे आ जाए तो यहाँ पर क्या सबसे पहला जो रीफ का नाम है कोरल रीफ का, वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा? फ्रिंगिंग। ठीक है, फ्रिंगिंग रीफ, क्या बोलेंगे? फ्रिंगिंग रीफ, क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिंगिंग जो रीफ होता है वो कैसे देखने को मिलेगा? देखना अभी। इट डेवलप्स अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड अलोंग द आइलैंड। जो कभी भी आइलैंड जो फॉर्म होता है ना, तो आइलैंड वगैरह के आसपास जो है वो इस तरीके का जो ऊपर से देखने को मिलता है, इस तरीके से ऊपर आइलैंड के आसपास
ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है देखने को मिलेंगे। तो ये एक तरीके का रीफ ही है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है क्योंकि इसको सनलाइट भी चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से खाना वाना कैसे बनेगा भाई, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ऊपर ही एक तरीके से देखने को मिलेगा। द सी वर्ड स्लोप इज स्टीप, यहाँ पर जो सी वर्ड होगा वो एक तरीके से स्टीप देखने को मिलेगा वर्टिकल, वाइल द लैंड वर्ड स्लोप इज जेंटल, और इसका लैंड वर्ड जो स्लोप होगा वो जेंटल देखने को मिलेगा। दे आर यूजुअली अटैच विद अ कोस्टल लैंड, और ये जनरली किससे, जहाँ कोस्ट, जहाँ कोस्टल लैंड होगा उनसे एक तरीके से अटैच होंगे, तो ये आराम से देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पर बीच में गड्ढा हो जाएगा भाई, तो फिर इसको ध्यान से चलना पड़ता है, फिर ध्यान से, फिर लोग जो स्विमिंग यहाँ से इधर उधर करके फिर स्विमिंग होके जाते हैं, फिर ये सब सारे देखते हैं, ये सब सारी चीजें जो है देखने को मिलती हैं। बट ओकेजनली दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सोल, लेकिन ओकेजनली कभी कभी सेपरेट हो गया, कभी आ गया, कभी ये चिपक गया, कभी सेपरेट हो गया, सी और मतलब यहाँ पर सी सोर है, यहाँ से कभी अलग हो गया, तो वो अपना मूवमेंट जो है वो करते रहते हैं, ठीक है। फ्रॉम द सोल आर शैलो एंड नैरो लगून्स कॉल्ड अ बोट चैनल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोट चैनल, जहां से एक तरीके से ये बोट जो है वो आ सकता है और जा सकता है, ठीक है। तो एक बोट चैनल बन जाता है जब सेपरेट हो जाता है, तो ये भी बात है जो कि चलना है। These type of reef are found in रामेश्वरम, देख रहे हो, रामेश्वरम इन द गल्फ ऑफ मन्नार एंड अंडमान, रामेश्वरम में, द गल्फ ऑफ मन्नार एंड अंडमान में ये सब सारे जो कोरल रीफ्स है वो पाए जाते हैं, जिसको हम लोग फ्रिंगिंग रीफ्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर होता है भाई, बहुत सुंदर, एक बार जाके देखोगे, जब इतना तस्वीर में खूबसूरत लग रहा है, तो नेचर जैसे बोलते हैं ना, पेड़ जो है एक्चुअली, जो अगर देखा जाए बहुत सुंदर जो पेड़ रहेगा, या फिर पेड़ जो लगा हुआ रहेगा बहुत मैच्योर पेड़, वो बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। कब दिखता है भाई, सुंदर दिखता है जब उसको हम फोटो में देख रहे हैं, उससे ज्यादा सुंदर कब दिखेगा वो, जब आप उसको सामने महसूस करेंगे। तो फ्रिंगिंग रीफ्स जो है रामेश्वरम, इन द गल्फ ऑफ मन्नार, और एक तरीके से आपको अंडमान, यहाँ पर आपको फ्रिंगिंग रीफ देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या, फ्रिंगिंग रीफ्स। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा फ्रिंगिंग रीफ्स क्या होते हैं, ठीक है, जो कि समझने वाली बात थी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो रीफ्स हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पर सिर्फ एक चीज मेरे को याद दिलाना है आपको, कि एक तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा भाई, ये वाला पॉइंट जो कि है, मैं एक बार और फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि कॉन्टिनेंट खत्म हो जाए, फिर हम लोग अगले वाले पार्ट में जो है रीफ के बारे में बात करें। फ्रिंगिंग रीफ्स जो है वो हम लोग फ्रिंगिंग रीफ्स जो है के बारे में बात कर लिए हैं, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे कि हमने बोला फ्रिंगिंग रीफ्स जो होते हैं वो आपको जो सी शोर है, यहाँ पर सी शोर है, सी शोर के आसपास से देखने को मिलेगा। सबसे पहले लैंड हो गया, जमीन हो गया भाई, पहला कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा कॉन्टिनेंटल स्लोप, दूसरा क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज, तीसरा क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज, चौथा क्या देखने को मिलेगा आपको, ट्रेंच, चौथा क्या, ट्रेंच। ट्रेंच के बाद जो ये पूरा प्लेन वाला एरिया है, डीप सी प्लेन, इसको क्या बोलेंगे, डीप सी प्लेन। उसके बाद ये एरिया थोड़ा अगर मान लो कि ऐसे इस तरीके से माउंट किया हुआ है, इसको सी माउंट, जो एक आइलैंड को फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए फिर यही वाला पार्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर आपको अगर यहाँ उठा हुआ देखने को मिलेगा, ऐसे करके ऐसे उठा हुआ पार्ट, तो इसको सबमरीन रिज बोलेंगे, ठीक है, सबमरीन रिज बोलेंगे। और यहाँ पर एक तरीके से अगर थोड़ा सा पार्ट और ये नैरोवर टाइप में हो जाएगा तो वॉइड बोलेंगे इसको। तो चीजें आपको यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई चीजें मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोरल रीफ इसके बाद जो होगा वो हम लोग शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलिए, क्योंकि वहाँ पर पढ़ना, ठीक है, मतलब वहाँ पर एग्जाम देना, वहाँ पर एग्जाम देना और यहाँ पर अच्छे से पढ़ना, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए, तभी आपका एनडीए जो होगा वो क्रैक होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि चीज़ें जो है वो आसान है नहीं, लेकिन आसान बनाना पड़ता है, और आसान बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आसान बनाने के लिए आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा। जितना आप झोंकोगे तो उतना आप एक तरीके से अच्छे मतलब एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में निकल के आओगे, और वहाँ से चीज़ें जो है बदलते जाएंगे। तो आपको समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि चीज़ें जो है वो आपको एनालाइज करके और चलना पड़ेगा। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चंस भी आप लोग को दे रहे हैं, तो क्वेश्चंस भी आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा, और कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से।